तो स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग इंडियन इको का चैप्टर नंबर 13 है। आप सभी के सामने इसका नाम है। देखेंगे यहाँ पर हमें केस स्टडी इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान के बीच में। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। मैप आप सभी के सामने है, सिर्फ ये देखना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे। अब जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आप सभी के सामने डिस्कस कर देता हूं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आप सभी के सामने आ रही है वो है स्ट्रेटेजी ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। देखेंगे कि जो तीनों मुल्क हैं, खैर पाकिस्तान की तो मैं क्या ही बात करूं, बट चाइना है और इंडिया है, ये काफ़ी हद तक डेवलप्ड हो चुके हैं। ठीक, तो आइए बात करेंगे इनकी स्ट्रेटेजी क्या रही थी आज़ादी के टाइम से। फटाफट से हम देखेंगे। कहते हैं सबसे पहले यार ये मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल है। आप सभी जानते होंगे मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, जहां पर गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों मिल बांट के काम करते हैं। प्राइवेट इंडिविजुअल का एम होता है कि वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता रहे, और गवर्नमेंट का यहां पर एम होता है कि वो सोशल वेलफेयर भी साइड बाय साइड करती रहे। ठीक है, उसके बाद देखिए कहते हैं यहां पर जो ग्रोथ स्ट्रेटेजी है वो उसको प्रॉपर सिग्निफिकेंस मिला गया है प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर को। यानी कि यहां पर ये कहना चाह रहा है कि जो भी डेवलपमेंट इन तीनों मुल्कों में हुआ है वो इक्वली डिपेंड करता है आपके प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर पर। आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई प्राइवेट सेक्टर ने तो कुछ नहीं किया, या गवर्नमेंट सेक्टर ने ही सब कुछ कर लिया, या फिर गवर्नमेंट सेक्टर ने कुछ नहीं किया, प्राइवेट सेक्टर ने ही सब कुछ कर लिया। दोनों अपनी अपनी जगह काफी हद तक इंपॉर्टेंट थे। तीसरी बात आप सभी के सामने हो रही है, पब्लिक सेक्टर को एक ड्यूटी दी गई थी कि वो ग्रोथ को किक स्टार्ट करें। देखिए पब्लिक सेक्टर कौन हो गया, ये बेसिकली गवर्नमेंट सेक्टर है। गवर्नमेंट सेक्टर को क्या ड्यूटी दी गई थी, ये क्वेश्चन एक नंबर में काफी हद तक आता है। तो ये पूछा जाएगा आपसे कि ग्रोथ प्रोसेस को किक स्टार्ट करने के लिए, भाई आप बाइक या स्कूटी है उसको जब किक के थ्रू स्टार्ट करते हैं तो एकदम से स्टार्ट होती है, वो किक स्टार्ट बोलते हैं उसको। ठीक है ना, किसी भी चीज को अपलिफ्ट करना, ये वाली बात आप यहां पर बोल सकते हैं। तो वो ड्यूटी किसको दी गई थी, गवर्नमेंट को ही दी गई थी। क्योंकि भैया देखिए आजादी के टाइम पर हम सब तो गरीब थे, पैसा सिर्फ एक ही इंसान के पास था और वो थी गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये जो किक स्टार्ट वाली बात है, ये इससे किसका रिलेशन हुआ यहां पर, जो गवर्नमेंट है यानी कि जो पब्लिक सेक्टर है। उसके बाद में बात करूंगा सेकेंडरी रोल जो था वो प्राइवेट सेक्टर को दिया गया। अब बोला भाई कि गवर्नमेंट ने थोड़ा सा जो ग्रोथ है उसको अपलिफ्ट किया है, अब इसी ग्रोथ को पुश करते करते ऊपर ले जाने का जिम्मा किसका रहा, प्राइवेट सेक्टर वालों का रहा। तो ये चार स्ट्रेटेजी आपको यहां पर देखने को मिलेंगी और उम्मीद करता हूं काफी हद तक आसान है। भाई पहला यहां पर हो गया मिक्स्ड इकोनॉमी है ये, और दूसरा यहां पर हो गया प्राइवेट और पब्लिक, दोनों सेक्टर का यहां पर हमको रोल देखने को मिला। पब्लिक सेक्टर ने ग्रोथ को किक स्टार्ट किया था और सेकेंडरी रोल किसने निभाया था, आपके प्राइवेट सेक्टर ने। चार बातें हैं, बहुत आसानी से याद हो जाएंगी ये। अब देखिए यहां पर अब एक सवाल आप सभी के मन में आ रहा होगा कि भाई जब मैंने आपको ये पॉइंट नंबर 3 पढ़ाया था वहां पर मैं बार बार आपसे कह रहा था, एक ही बात मैंने काफी बार बोली थी कि भाई किक स्टार्ट का जो प्राइमरी रोल है, ये प्राइमरी रोल होता है। ठीक है, ये किसको दिया गया था, पब्लिक सेक्टर को दिया गया था। सवाल आता है क्यों, पब्लिक सेक्टर क्यों हुई, क्यों। ठीक है, आइए बात करते हैं। अब देखिए जब कंट्री का पार्टीशन हुआ था, पार्टीशन आप सभी लोग जानते हैं, बंटवारा, इंडिया और पाकिस्तान बने थे, ऑब्वियस सी बात है। कहते हैं तो यहां पर दोनों इकोनॉमी जो थी वो लैगार्ड इकोनॉमी थी। लैगार्ड इकोनॉमी का मतलब चैप्टर नंबर 1 में आप सभी ने पढ़ा होगा, जो कि बैकवर्ड इकोनॉमी होती है या फिर स्टैग्नेंट इकोनॉमी होती है, जो रुकी हुई इकोनॉमी है, जो ग्रो नहीं कर रही है। तो दोनों ही जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो दोनों टाइप की इकोनॉमी जो थी वो बिल्कुल लैगार्ड थी, पिछड़ी हुई थी, बेकार थी। आप कुछ भी वर्ड यहां पर लिख सकते हैं। कहते हैं दोनों जो इकोनॉमीज हैं उनको एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए थी। अब देखिए अगर उनके पास पैसा नहीं होगा तो वो फिर इसी सिचुएशन में रह जाएंगी, हर मतलब आगे आने वाले सालों में भी वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगी। उनको किस चीज की जरूरत है, पैसा की। पैसा कहां से आएगा, जब कोई इन्वेस्ट करेगा। अब इन्वेस्ट यहां पर असल में करेगा कौन, तो वहां पर आता है गवर्नमेंट, क्योंकि अफोर्ड ही वही कर सकती है। ये बात मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी कि भाई जब बंटवारा हुआ था हम सभी लोग गरीब थे, पैसा सिर्फ एक ही इंसान के पास था और वो थी गवर्नमेंट। तो कोई भी छोटी बड़ी इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती थी, इसलिए गवर्नमेंट को यहां पर प्राइमरी रोल दिया गया। तो ये 2 रीजन है इसके। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। आइए एक छोटा सा चाइना के बारे में बात करते हैं। चाइना ने एक पॉलिसी अडॉप्ट की थी जिसको हम बोलते हैं स्टैटिज्म। ये स्टैटिज्म समझेंगे क्या बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये। कहते हैं इसमें क्या बोला था कि जितनी भी रिसोर्स चाइना के अंदर है, किसी भी टाइप की रिसोर्स जो चाइना के अंदर है, उनका ऑनरशिप यानी कि उनका मालिकाना हक, जो उनके मालिक हैं, ऑनर्स हैं, वो किसके हाथ में था, स्टेट के हाथ में। यहां पर स्टेट से मेरा मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट।
तो यानी कि जितने भी रिसोर्स हैं उस चाइना के पास, उसका पूरा का पूरा हकदारी किसके पास हो गई है? खुद गवर्नमेंट के पास हो गई है। अब गवर्नमेंट ही यहां पर डिसाइड करेगी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ये वाली बात आपने माइक्रो इको में पढ़ी थी। भाई कोई भी इकोनॉमी है उसमें ये 3 प्रॉब्लम तो आपको हमेशा दिखनी ही दिखनी है। व्हाट टू प्रोड्यूस, भाई क्या मैं प्रोडक्शन करूं और कितनी मात्रा में करूं। हाउ टू प्रोड्यूस, प्रोडक्शन कैसे करूं। फॉर होम टू प्रोड्यूस, भाई किसके लिए प्रोड्यूस करूं। तो यहां पर ये डिसीजन कौन लेगा? यहां पर जो गवर्नमेंट है वही लेगी। एक तरीके से आप बोल सकते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। अगर माइक्रो का अच्छा खासा बेस अगर आपके पास अभी भी याद है तो ये बात समझ में आएगी, वरना आप इसको तो स्ट्रेटेजिज्म ही लिख ही दीजिए। तो ये वाली बात है। तीसरा क्वेश्चन बना है आपका, ये मैं क्वेश्चन वाइज भी बता रहा हूं क्या क्या क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये था कि इनकी सिमिलैरिटी क्या थी यहां पे, ठीक है। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये वाई करके आ गया, ऊपर ही दिया गया है। और तीसरा क्वेश्चन है ये स्टैटिज्म वाला, पूछेगा आपसे कि चाइना ने पहले के दौर में कौन से टाइप का जो ग्रोथ मॉडल है उसको अपनाया था। इंडिया और पाकिस्तान मिक्स्ड इकोनॉमी अपना रहे थे और ये स्टैटिज्म की तरफ, जिसको आप सेंट्रली प्लान्ड बोलते हैं, ये वो निभा रहा था। उम्मीद करता हूं पेज नंबर 1 में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए एक नया टॉपिक हम सभी के सामने है। ये आपसे कह रहा है कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं जो इंडिया, चाइना और पाकिस्तान तीनों ने अपनी ग्रोथ के लिए अपनाए थे। अब यहां पर तीनों की बात कर रहा हूं, तीनों मुल्क हैं, ठीक है। तीनों ने जो जो ग्रोथ के लिए स्ट्रेटेजी एंड प्लान्स को बनाया था, अब मैं उनकी बात आप लोगों से करूंगा। कहते हैं ये जो कंट्री थी पब्लिक सेक्टर पर प्रॉपर डिपेंडेंट थी। देखिए पैसा तो किसी के पास भी नहीं था, सिर्फ एक ही इंसान था, बार बार आपको बता रहा हूं मैं, एक ही इंसान था जिसके पास पैसा था और वो थी गवर्नमेंट। तो यानी कि ये जो सबसे ज्यादा डिपेंडेबल रहेंगे वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट पर ही रहेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं, तीनों इकोनॉमी जो थी वो इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी को अपना रही थी। इनवर्ड लुकिंग का मतलब क्या होता है? यहां पर प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही होगा। बेसिकली कोई बाहर से आप इन्वेस्टमेंट नहीं मांग रहे हैं, बाहर के लोगों को आप एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ नहीं हो रहा है, क्लोज्ड इकोनॉमी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये इनवर्ड लुकिंग ग्रोथ स्ट्रेटेजी वाली बात है ये, ठीक है। या फिर आप यूं कह लीजिए, देखिए एक अगली लाइन में बात लिखी गई है, ये कह रहा है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाते हैं यहां पर फॉरेन कॉम्पिटिशन से। तो पहले बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी भाई, जो यूएसए और यूरोप के जो लोग बाग हैं वो बड़े दिग्गज खिलाड़ी माने जाते थे बिजनेस के क्षेत्र में। खैर अब भी हैं वो लोग, तो कोई भी अगर मार्केट में बड़े 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 वो आते हैं, ट्विस्ट आते हैं, तो वो सबसे पहले महसूस ही वहीं होते हैं। भाई कोई रिसेशन है, कोई डिप्रेशन है, या कोई ग्रोथ है, या कोई रिकवरी फेज है, ट्रो है, कोई सा भी सिचुएशन होती है, वो सबसे पहले कहाँ पर एनालिसिस की जाती है? अमेरिका में या फिर यूरोप में। भाई बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं वहाँ पर, इंफ्रा बहुत तगड़ा है वहाँ का, कैपिटल गुड्स वहाँ के बहुत तगड़े हैं। तो सेम चीज़ तो यहाँ पर आपको अब देखिए, वो वाले जो इतने बड़े खिलाड़ी हैं जब वो इंडिया में आएंगे तो जो छोटे छोटे खिलाड़ी अभी निकल कर आ रहे हैं, इनकी तो सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो इनको बचाने के लिए हमको ये वाला जो इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी है इसको अपनाना पड़ा, ताकि कोई दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी दोबारा से ना आ जाए। तो ये था इसके पीछे की कुछ बातें। आइए और आगे चलाते हैं अपने पूरे टॉपिक को। आगे मैं आपसे बात करूंगा, आप देखिए जो स्ट्रेटेजी ऑफ ग्रोथ है उनमें थोड़ा सा चेंज हमको देखने को मिला इंडिया और पाकिस्तान की। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा एक इन्होंने क्या बोलते हैं उसको, एक की रोल दिया गया था कि भाई आपको जो ग्रोथ आप ही को ही करवाना है, मतलब प्राइमरी रोल एक तरीके से पब्लिक सेक्टर को दिया गया था, आप ये वर्ड बोल सकते हैं। दूसरी बात यहां पर क्या थी? इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी ऑफ ग्रोथ को इन लोगों ने अपनाया था, यानी कि कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हमको करवाना, ना ही कोई फॉरेन कंपनी हमको हमारी होम कंट्री में चाहिए। तो दो चार बातें हो रही थी। अब देखिए जाहिर सी बात है, समय बदलेगा तो स्ट्रेटेजियां बदलेंगी। अब स्ट्रेटेजी बदली है तो देखेंगे इंडिया और पाकिस्तान ने क्या स्ट्रेटेजी को यहां पर अपनाया है, चलते हैं। तो जो गवर्नमेंट है दोनों इकोनॉमीज में अभी वो डिपेंड करती है उस मॉडल ऑफ ग्रोथ में जो मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल है। आप समझिए बात को, पहले वो क्या कह रही थी कि भैया जो गवर्नमेंट है ना यही हमको बचा ले, जो प्राइमरी फोकस दिया गया था वो गवर्नमेंट को दिया गया था। अब क्या हो रहा है, यहां पर मिक्स्ड इकोनॉमी की बातें हो रही है, यानी कि गवर्नमेंट और जो प्राइवेट इंडिविजुअल है दोनों कंधे से कंधा मिलाकर ग्रोथ की तरफ चलेंगे। अब ये वाली बातें यहां पर आ रही हैं। उसके बाद देखिए कहते हैं अब जो मॉडल ऑफ ग्रोथ है, कहते हैं अब ये यहां पर वो है, एफडीआई को इन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। देखिए पहले जो इन्वेस्टमेंट हो रही थी, पहले इनका क्या था, इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी थी। उसमें क्या होगा, उसमें सिर्फ डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट होगी, यानी कि इंडिया का आदमी इंडिया में पैसा लगा रहा है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इंडिया में फैक्ट्री खोल रहा है, इंडिया में लैंड खरीद रहा है। अब यहां पर क्या है, अब इनको चाहिए एफडीआई।
एफडीआई का मतलब क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी पैसा, कि भाई विदेश के लोग आए यहां पर इन्वेस्टमेंट करें, अपनी बड़ी बड़ी कंपनियां खोलें, अपने बड़े बड़े आउटलेट्स खोलें, ये सारी चीज वो मांग रहे हैं। देखिए टाइम के बदलने पर दो बातें बदली, पहला आया मिक्स्ड इकोनॉमी और दूसरा यहां पर जो वो इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी थी ना वो कैंसिल कर दी इन्होंने, और अब कह रहे हैं कि भैया डोमेस्टिक जो इन्वेस्टमेंट है उससे हमारा पेट नहीं भरेगा, अब हमको चाहिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। उम्मीद करता हूं ये देखिए ये भी आपका चौथा क्वेश्चन है, तो काफी सारे क्वेश्चन हैं, जो क्वेश्चन पॉसिबली आ सकते हैं मैं यहां पर मार्क कर रहा हूं, और इन्हीं के थ्रू आप इसी तरीके से आप चलिए, और लैंग्वेज भी जो है वो मैं सब यहां पर निशान लगा रहा हूं, वही बातें पढ़नी है और वही एग्जाम में आती है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलिए मैं आगे बात करता हूं आपसे। लेकिन देखिए यहां पर चाइना की अगर मैं बात करूं, चाइना ने अपने ग्रोथ मॉडल को चेंज नहीं किया था, उसने अभी भी स्टेट मैनेज्ड इकोनॉमी, जिसको आप लोग सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी बोल देते हैं, वो इकोनॉमी अभी तक लिए चला था। आइए एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं। देखिए क्या था जब आज़ादी के टाइम पर, ये 1945 के बाद की बातें हैं सारी, आप सभी लोग जानते हैं देश आज़ाद कब हुआ था। तो इंडिया और पाकिस्तान और चाइना तीनों की जो स्ट्रेटेजी थी वो क्या थी कि भैया जो काम करेगी गवर्नमेंट करेगी, भाई पैसा ही उसी पर था तो काम भी वही करेगी। कुछ टाइम के बाद क्या हुआ भाई, चाइना ने अपना पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में अभी तक बरकरार रखा हुआ था, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान ने अब अपने मॉडल को मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ धकेल दिया। अब वो कह रहे हैं भाई हम सेंट्रली प्लान वाले नहीं हैं, अब हम मिक्स्ड इकोनॉमी वाले हैं। ये अभी तक की समरी थी जो भी हमने आज तक बातें पढ़ी हैं। आइए कुछ और मैं बात करता हूं आप लोगों से। यहां पर कह रहे हैं जो ग्रोथ स्ट्रेटेजी चेंज होने के बाद जितनी भी तीनों इकोनॉमीज हैं, चाहे वो इंडिया है, चाइना है या पाकिस्तान है, कहते हैं इनको ग्रोथ में थोड़ी सी सक्सेस हासिल जरूर हुई है। आइए इसके भी सबूत हम देखेंगे। कहते हैं जो जीडीपी ग्रोथ है वो काफी हद तक इंक्रीज हुआ है इंडिया, पाकिस्तान और चाइना का। तो बिल्कुल सही बात है भाई, जो इन्होंने प्लानिंग करी थी, जो इनकी पॉलिसी थी, जो भी इन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी अपनाई थी या ठुकराई थी, जो भी बातें हैं, उनसे इनका जीडीपी तो ग्रो कर गया है। उम्मीद करता हूं सबको जीडीपी की फुल फॉर्म पता होगी। कहते हैं उसके बाद देखिए ये जो स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ था, इसमें काफी सारा ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि बदलाव हमको देखने को मिला। अब ये बदलाव किसी भी तरीके का हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो जाए या फिर जॉब्स वगैरह में हो जाए या मॉडर्नाइजेशन में हो जाए, टेक्नोलॉजी में हो जाए, किसी भी टाइप का बदलाव वो हमको यहां पर देखने को मिला था। उसके बाद जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है यहां पर, उसको दोबारा से लिखा गया था। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ने अपना स्टैग्नेशन को ब्रोक किया था। स्टैग्नेशन मतलब रुका हुआ था। ये HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 10th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये पहले क्या था, बहुत रुका हुआ था, बहुत बेकार था, पुअर था, लेकिन अब HDI ने भी इंप्रूव करना स्टार्ट कर दिया। अब ये HDI के अंदर क्या होता है, ह्यूमन का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, यानी कि यहां पर आपको एजुकेशन बढ़िया मिलेगी, यहां पर आपको हेल्थ केयर फैसिलिटीज बढ़िया मिलेंगी, यहां पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया मिलेगा। ये सारी बातें धीमे धीमे इंप्रूव होने लग गई, जिसको हम बोल सकते हैं सर HDI भी आपका क्या हुआ, इंप्रूव हो गया। लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड है, इसको इजी आप बना सकते हैं। नॉर्मल आपको ये बात लिखनी है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ब्रैकेट का यूज करके लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट, कुछ भी सोशल चीजें क्या हुई हैं यहां पर, इंप्रूव हुई हैं। तो देखिए पॉइंट काफी हद तक आसान बन जाएगा आपका। तो ये भी एक क्वेश्चन है यहां पर। तो टोटल 5 क्वेश्चन अभी मैं 2 पेज में आप सभी को करवा चुका हूं। उम्मीद करता हूं यहां तक इन 2 पेजों में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आई होगी। चलिए तो इसका कंक्लूजन हम लोग पढ़ते हैं जो हमने अभी अभी पढ़ा था। तो यहां पर देखिए ग्रोथ आपको तीनों ही मुल्क में देखने को मिली है, लेकिन अगर मैं बात करूं चाइना की जो ग्रोथ है वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों से ही काफी हद तक बड़ी है। चाहे तो आप जीडीपी की बात कर लीजिए, चाहे आप स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर लीजिए, दोनों ही केस में चाइना को अपर हैंड हमको देखने को मिला है। आइए पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 2 हम। अब यहां पर मैं आपको बताऊंगा कुछ इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के बीच में एक कंपैरिजन। अब ये कंपैरिजन के कुछ पैरामीटर्स हैं, यानी कि किन किन बेसिस पर हमने उन पैरामीटर्स को करा हुआ है। आइए उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जीडीपी, फिर है स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ, फिर है डेमोग्राफिक प्रोफाइल और फिर है ह्यूमन डेवलपमेंट। आइए चारों के विषय में हम बात करते हैं कि कौन किससे ज्यादा डेवलपमेंट है हर एक सेक्टर में। तो फटाफट से हम यहां पर बात कर रहे हैं जीडीपी ग्रोथ के बारे में। तो चाइना की देखिए कहानी सुनाऊंगा मैं आप सभी लोगों को। कहानी सुनाने से पहले मैं एक ये टेबल पढ़ाना चाहता हूं। टेबल आप सभी के सामने है। तो यहां पर GLF के बारे में है, यानी कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ये एक यहां पर GLF है, काफी इंपॉर्टेंट है।
तो चाइना के अंदर एक कैंपेनिंग चलाई गई थी 1958 में, इसकी फुल फॉर्म याद करना जरूरी है, ईयर याद हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अब यहां पर इसका जो एम है वो क्या था, इसका एम था कि भाई ये जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये हमको काफी हद तक फास्ट रेट में अकम्प्लिश करना है। यानी कि जो चाइना की ओवरऑल इकोनॉमी है, चाइना के जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है जिसको आप सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं, इसमें एक बहुत तगड़ा राइज ये लोग लाने वाले थे इस पॉलिसी के थ्रू। आगे बात करता हूं, इससे बहुत भारी मात्रा में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था। लोगों ने अपने घरों में इंडस्ट्री, जो घर के बैकयार्ड है ना, जो आंगन होते हैं, वहां पर लोगों ने फैक्ट्री डाल ली थी। इतना तगड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन चाइना में आया था। ये है भैया GLP यानी कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखना, लिखनी आपको पड़ेगी। चलिए मैं आपसे बात करता हूं, चाइना की कहानी सुनाऊंगा आप सभी लोगों को। याद कैसे करेंगे, कहानी के थ्रू पढ़ पढ़ के आपको ये बहुत इजीली याद हो जाएगी। कोई इतनी बड़ी बात यहां पर नहीं है। आपस में फ्रेंड्स एक दूसरे को समझाते रहो, डिस्कस करते रहो, याद हो जाएगा। कोई बड़ी बात यहां पर नहीं आने वाली है। 2019 की मैं बात करूंगा आपसे। जो चाइना की जीडीपी थी वो 14.2 ट्रिलियन US डॉलर की थी, जिसको आप अप्रॉक्स $14 मिलियन लिख सकते हैं। कोई इसमें इशू नहीं आने वाला है। यानी कि यूएसए के बाद अगर कोई सबसे बड़ी इकोनॉमी है तो वो चाइना है। आएगा क्वेश्चन, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, तो जवाब होना चाहिए चाइना। फर्स्ट कौन है? यूएसए है। कितने ट्रिलियन US डॉलर की है? तो आपका जवाब होना चाहिए 14.2। याद नहीं रहता तो अप्रॉक्स 14 लिख देना, तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही जाएगा। तो पहला पॉइंट यहां पर याद हो जाना चाहिए। दूसरी चीज देखिए, आपसे कह रहा है कि 1980 से 2017 तक की अगर मैं बात करूंगा तो जो जीडीपी इनका ग्रोथ किया है वो 9% से किया है। तो इतनी बात आपके लिए बहुत होनी चाहिए। आप ऐसा बोल देना कि पिछली कुछ डिकेड से जो जीडीपी में एवरेज राइज हो रहा है वो तकरीबन 9% तक का हो रहा है। ऐसा भी आप लिखेंगे तो भी आपकी बात चल जाएगी। 2018 की बात करूंगा तो जीडीपी इनका कितना बड़ा था? 6.6% बड़ा था, जो कि अपने आप में एक अच्छा खासा आंकड़ा माना जाता है। आगे मैं बात करता हूं, कहते हैं चाइना को एक ब्रेक थ्रू मिला था उसकी जीडीपी ग्रोथ में अर्ली 1980s में। देखिए ये क्या था, कहते हैं पहले इसका जो जीडीपी बढ़ता था वो सिर्फ 4% बढ़ता था, लेकिन अब इसका जीडीपी 10% हर साल बढ़ जाता है। इसके रीजन सुन लीजिए क्या है। रीजन इसका ये है कि पहले ये लोग सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी चलाते थे, हमने अभी पढ़ा था। अब ये लोग मार्केट इकोनॉमी चला रहे हैं। मार्केट इकोनॉमी का मतलब क्या हो गया? डिमांड एंड सप्लाई, ये वाले फोर्सेस से ये पूरी इकोनॉमी अपनी चलाते हैं। जितनी डिमांड दुनिया करती है उतनी सप्लाई ये क्रिएट करके उसके हाथ में दे देते हैं। वर्ल्ड के सबसे बड़े एक्सपोर्टर चाइना माने जाते हैं। देखिए इन्होंने एक्सपोर्ट पर काफी फोकस दिया है, ठीक है ना। तो जितना भी यहां पर प्रोडक्शन होता है उसका मेन केंद्र यहां पर एक्सपोर्ट रहता है कि हर कंट्री को उनकी जरूरत पड़े ऐसी इकोनॉमी बिल्ड करना चाहते हैं ये। एफडीआई का इन्फ्लक्स यानी कि बौछार है एफडीआई की इनके पास। हर कोई चाहता है कि हमारा जो बिजनेस है, हमारी कंपनी है चाइना में, उसके बिल्कुल एक ब्रांच होनी चाहिए, बिल्कुल एक हेड ऑफिस होना चाहिए। हर कोई चाहता है इन्वेस्टमेंट करना, तो चाइना के अंदर एफडीआई की भरमार है एक तरीके से। आगे बात करता हूं, यहां पर अब देखिए चाइना में पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण चीप लेबर आपको मिल जाती है। यह भी एक बहुत तगड़ा फायदा है नई नई कंपनीज, नए नए स्टार्टअप्स को, कि क्यों उनको चाइना चुनना चाहिए। एक तो वहां पर सस्ती लेबर मिलेगी, प्रोडक्शन हब है, कोई दिक्कत वहां पर नहीं आने वाली है। इंफ्रा भी बहुत तगड़ा है उनका। उसके बाद देखिए जीएलएफ, जो मैं आपको ऊपर पढ़ा चुका था, जीएलएफ कैंपेनिंग से भी क्या था, काफी हद तक ग्रो इनको देखने को मिली थी। आगे मैं बात करता हूं आप लोगों से। उसके बाद आप देख सकते हैं एफडीआई में एक क्वांटम जंप लगा है, यानी कि अच्छा खासा उछाल एफडीआई के अंदर यहां पर हमको देखने को मिला है। नई नई कंपनीज, नई नई जो फॉरेनर इन्वेस्टर हैं वो काफी अपना इंटरेस्ट दिखा रहे थे चाइना के अंदर। अब देखिए चाइना ने SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसका भी निर्माण किया है। कहते हैं ये जो जोन है ये बेसिक एमिनिटीज देते हैं इन्वेस्टर को। एमिनिटीज का मतलब होता है फैसिलिटीज, यानी कि इन्वेस्टर्स यहां पर कभी भी परेशान नहीं जाता है। इसको काफी सारे फायदे वगैरह चाइना ने काफी हद तक दे रखे हैं, तो इसलिए हमेशा चाइना एक बहुत बढ़िया ऑफर होता है किसी भी एफडीआई के लिए। यहां पर काफी लोग बाग अपनी खुद की रुचि से इन्वेस्टमेंट करते हैं।
100% इक्विटी इन्वेस्टमेंट परमिशन ये आपको सिर्फ और सिर्फ चाइना ही दे सकता है, और ये भी एक रीजन है कि क्यों ग्लोबल इन्वेस्टर जो है वो वहां पर अपना इंटरेस्ट ज्यादा रख देते हैं। आगे बात मैं आपसे करता हूं, जीडीपी ग्रो इसकी काफी हद तक इंक्रीज होती है, और ये काम एफडीआई से नहीं हुआ है, ये काम डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट से हुआ है। देखिए इसकी जीडीपी नो डाउट इंप्रूव करी है और काफी हद तक इंप्रूव करी है। इसका रीजन एफडीआई तो साथ ही साथ में है ही, लेकिन जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट होती है वो भी है। तो यानी कि यहां पर विदेशी व्यापार और खुद का इनका जो चाइनीज व्यापार है दोनों ही काफी पीक पर माने जाते हैं, और यही दोनों रीजन है जीडीपी को अच्छे से ग्रो करने के लिए। बस इसके अलावा आप यहां से कुछ ना ही करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। अपने पास से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, कितना ही लिखेंगे। आगे मैं बात करता हूं आपसे, कहते हैं ये एक्सटर्नल डिमांड पर ज्यादातर डिपेंड करते हैं। अब देखिए इनका एक सपना था ना, ये बोल रहे थे कि भैया 2010 तक हमको लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बनना है, यानी कि ये चाइनीज लोग चाहते हैं कि हर कंट्री जो है इन पर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट रहे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इनको एक्सपोर्टर यानी कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनना था, तो उसी हिसाब से इन्होंने अपनी इकोनॉमी को भी मॉडिफाई करवाया। एक्सटर्नल डिमांड पर इन लोगों ने ज्यादा फोकस किया है। आगे मैं आपसे बात करता हूं, अब हम नए टॉपिक की तरफ चलने वाले हैं जो कि है ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया। उसके वही आप 4 या 5 पॉइंट याद कर लीजिए, छोटे करवाए हैं, कुछ हद तक बातें कटवा भी दी हैं मैंने। जितना चाहिए था लिखने के लिए सिर्फ उतना पढ़ाया है मैंने, तो उससे किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब मैं बात करूंगा आप लोगों से इंडिया की एक ग्रोथ की स्टोरी के बारे में। आइए 2019 की बात करूं, इंडिया का जो जीडीपी था वो 2.9, जिसको आप तकरीबन 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी बोल सकते हैं। चाइना 14 ट्रिलियन यूएसडी का था और इंडिया सिर्फ और सिर्फ 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर का है। तो पहला तो आप ये वाली बात करेंगे, चाइना हर साल 9% या 10% से अपने जीडीपी को बढ़ाता था, इंडिया सिर्फ 6% से ही अपने जीडीपी को बढ़ा पा रहा है। कहते हैं इंडिया की जीडीपी ग्रोथ की अगर मैं बात करूं, वो 1991 के बाद काफी हद तक इफेक्टिव हुई है, उससे पहले तो सब बेकार था। 1991 में आई थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, आप सभी लोग परिचित होंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से। कहते हैं 1991 से 2019 तक जो जीडीपी था वो 6% पर एनम बढ़ता ही चला गया। ये सब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने स्टार्ट की थी, ये उसी का ही नतीजा है कि आज हमारी जो जीडीपी है, हमारी जो इकोनॉमी है, वो एक काफी अच्छी इकोनॉमी है। अब देखिए उसमें हुआ क्या था, एक उसमें रोल दिया गया था प्राइवेटाइजेशन को, यानी कि जितने भी गवर्नमेंट फर्म्स थी उनके शेयर अभी प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में दिए गए थे। उसके बाद लिबरलाइजेशन यहां पर काफी हुआ था, यानी कि जितने भी कोटा सिस्टम थे, रजिस्ट्रेशन थे, इन सब चीजों को काफी हद तक सिंपल या फिर रद्द ही कर दिया गया था। उसके बाद एक्सपोर्ट को एक अच्छा खासा पुश दिया गया था, ठीक है, कि भाई आप क्या कीजिए, आप इंपोर्ट कम करवाइए, एक्सपोर्ट ज्यादा कीजिए, ऐसी स्ट्रेटेजी यहां पर लोगों को समझाई गई थी। उसके बाद बोला था भैया डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट तो ठीक है, आप लोग कमा रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, इन्वेस्ट करिए, बहुत बढ़िया, लेकिन एफडीआई पर आपका फोकस बहुत तगड़ा होना चाहिए। इस बारे में भी अवेयरनेस इस पॉलिसी के थ्रू करवाया गया था। आगे मैं बात करूंगा आपसे रीजन नंबर 3 के बारे में। आप इनको और स्प्लिट कर सकते हैं तो पॉइंट छोटे छोटे हो जाएंगे, तो इजीली याद भी हो जाएंगे। वैसे भी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बीएसटी में भी था, क्लास 10th में भी था, तो इसको याद करने में कोई भारी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहां पर आपसे कह रहा है, यहां पर अब डोमेस्टिक इकोनॉमी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा ग्लोबल इकोनॉमी से, और ये इंटीग्रेशन कैसे होगा, ये होगा डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस से। ये रही डिमांड, ये रही सप्लाई, ये सभी आप लोगों ने 10th में पढ़ा था। ये इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गई। कुछ इस टाइप से, इस टाइप का इस्तेमाल करते हुए डोमेस्टिक इकोनॉमी को ग्लोबल इकोनॉमी से इंटीग्रेट करवा रहे हैं, ताकि सारा जो एक्सपोर्ट का व्यापार है अच्छा हो, इंडिया की इमेज अच्छी हो, इंडिया की जो बिजनेस मार्केट है वो लोग पसंद करना स्टार्ट करें। कुछ ये इसके पीछे के रीजन थे। आइए खैर मैं बात करूंगा आप लोगों से। अभी हम बात करते हैं पाकिस्तान की ग्रोथ स्टोरी के बारे में। अब देखिए जो पाकिस्तान का जीडीपी है वो आपका 274.05 बिलियन यूएस डॉलर है। हमारा ट्रिलियन में था, इसका बिलियन में है, ध्यान दीजिएगा बात को। पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट है वो सिर्फ 4.2% है। चाइना का ग्रोथ रेट 10% था, इंडिया का 6% और पाकिस्तान का कितना 4.2%। ये सब आंकड़े आपको मुंह जुबानी याद होने चाहिए।
2 बार 4 बार पढ़ोगे, अपने दोस्तों से डिस्कशन करोगे, शेयर करोगे, ये बातें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। चाइना की जो इकोनॉमी थी वो 14 ट्रिलियन यूएस डॉलर की थी। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर की है। पाकिस्तान की मैं बात करूंगा तो वो 275 बिलियन यूएस डॉलर की है। तो ये बिलियन है, बाकी हम दोनों ट्रिलियन है। ठीक है, बात समझिएगा दोनों जगह पर। अब पाकिस्तान को जीडीपी ग्रोथ कब से देखने को मिली थी? मिड 80 से। देखिए पहले तो बड़े हालत नाजुक थे इसके, नाजुक तो अब भी हैं। जो जो इसके प्रधानमंत्री हैं वो बोलते रहते हैं अपनी हर स्पीच में कि देश बड़े नाजुक हालात से गुजर रहा है। ये बड़ा पेट डायलॉग हो चुका है उनका। खैर, तो अभी यहां पर क्या है, अब मैं अगर मिड 80s की बात करूं, ये सन 85 86 की अगर मैं बात करूंगा आप लोगों से, तो वहां पर पाकिस्तान की जो जीडीपी है वहां थोड़ा सा हमको अपलिफ्टमेंट एक देखने को मिला था। यहां पर ये लोग बाग ने अभी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स काफी सारे लेकर आए थे। भाई जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसमें काफी सारे बदलाव, इसको कहते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे इनका काफी हद तक फोकस था, और प्राइवेटाइजेशन भी ये ऑलमोस्ट कर ही रहे थे उस टाइम पे। अब देखिए जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं वो इंडिया से सेम टू सेम है, आप सिमिलर इनको बोल सकते हैं। लगभग जो भी काम होता है यहाँ पर बिल्कुल सेम होता है, लेकिन 2008 की स्टार्टिंग में यहाँ पर थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट इनको देखने को मिली थी। देखेंगे क्या क्या चीज थी जिससे, अब देखिए जो पॉलिसी इंडिया ने अपनाई थी वही पॉलिसी पाकिस्तान अपना रहा है। इंडिया तो डेवलप कर गया है, लेकिन पाकिस्तान यहां पर बिल्कुल भी डेवलप नहीं करके गया था। इसके पीछे के काफी सारे रीजन हैं, आइए बात करते हैं। पहला पॉइंट है यहां पर, पहला पॉइंट है आप सभी के पास यहां पर कि पाकिस्तान जो है उसको टेरर यानी कि यहां पर आतंकवादी मुल्क काफी हद तक माना गया था। उसके बाद यहां से बिजनेस कॉन्फिडेंस लोगों का काफी हद तक ड्रॉ होना स्टार्ट हो गया, यानी कि लोग बाग की अब मान्यता ये रह गई थी कि भाई यहां पर दहशतगर्दी ज्यादा है, यहां पर आतंकवाद का जो सिस्टम है वो काफी ज्यादा है। तो इस चक्कर में क्या है भाई, लोग बाग यहां पर व्यापार करना इजी मतलब अच्छा नहीं समझते थे। तो डोमेस्टिक मार्केट और साथ ही साथ में इंटरनेशनल मार्केट दोनों ही काफी हद तक श्रिंक होनी स्टार्ट हो गई थी पाकिस्तान की, ये बात बिल्कुल सत्य है। और उसके बाद यहां पर करप्शन और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, देखिए ये ऐसा मुल्क है यहां का संविधान 4 बार बदल चुका है, तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी तो वैसी ही रहने वाली है। अगर आप आर्मी की बात यहां नहीं मानते हैं, रातों रात आपको गायब कर लिया जाएगा। तो ये ऐसा तो मुल्क है यहां पे, ठीक है। तो यहां पर करप्शन पीक पे है बिल्कुल, ठीक है। और उसके बाद यहां पर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, देखिए आर्मी के हिसाब से कोई पॉलिटिकल पार्टी चलेगी वो टिकी रहेगी, वरना रातों रात भैया वो पार्टी भी खत्म, संविधान भी खत्म, ये कुछ भी बदल सकते हैं आर्मी वाले। ये डिक्टेटरशिप है सर यहां पे, ठीक है। डेमोक्रेसी तो कागजों तक ही सीमित है बस। आगे मैं बात करूंगा आप लोगों से जीडीपी की। अगर मैं एनुअल ग्रोथ रेट के बारे में बात करूं तो 2008 से 2016 के बीच में 3.75% ही ग्रो इनका कर पाया है, जो कि बहुत खराब आंकड़ा है एक तरीके से। 2017 में इनकी इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट था वो 5.3% था, थोड़ा सा ठीक कह सकते हैं आप इसको इंडिया के कंपैरिजन में, हालांकि है तो ये भी कम, लेकिन इंडिया का जैसे हर साल 6% बढ़ता है, तो अगर इनका 5.3% बढ़ रहा है, भाई ये मुल्क भी छोटा है, तो यहाँ पर जितनी यूपी की पॉपुलेशन है इतनी ही यहाँ की पॉपुलेशन है, तो इनके हिसाब से ठीक ठाक आंकड़ा आप यहाँ पर बोल सकते हैं। उसके बाद 2019 की बात करूं तो देखिए 3.3% पर ही इनकी ग्रोथ रेट रह गया है। ये वो दौर है जब इन्होंने पूरी दुनिया से लोन लेने स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है ना। तो ये बड़ी हालत इनकी खराब है। आज 2021 चल रहा है हमारे साथ, तो हालत तो इनकी बहुत ज़्यादा ख़राब है। मलेशिया में इनका जहाज़ वगैरह पकड़ लिया है, तो ये काफ़ी हद तक चीज़ें गिरवी हैं, सारी बातें इनके अंदर गिरवी हैं, ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ। अब जीडीपी ग्रोथ यहाँ पर काफ़ी हद तक स्लो हो रही थी, अब जीडीपी स्लो है तो यहाँ पर लोगों की इनकम भी स्लो होगी, तो ये इनकी जो इकोनॉमी है वो लो इनकम लो ग्रोथ ट्रैप में है, यानी कि इनकम भी यहाँ पर कम है और ग्रोथ भी यहाँ पर कम है। अब इनकम कम है तो ग्रोथ कम होगी, ग्रोथ कम है तो इनकम और कम होती चली जाएगी, इनकम और कम है तो ग्रोथ और ज़्यादा कम होगी, ऐसे एक साइकिल चलती रहेगी। इसको इसलिए इसको बोला गया है लो इनकम लो ग्रोथ ट्रैप। तो ये थी आपकी तीनों मुल्कों की ग्रोथ की कहानियां। उम्मीद करता हूं आप सभी को बिल्कुल सही सही समझ में आ गया होगा। कंक्लूजन पढ़कर हम एक छोटा सा ब्रेक जरूर लेना पसंद करेंगे। अब देखिए कंक्लूजन की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो चाइना जो है उसने इंडिया और पाकिस्तान दोनों को ही पीछे छोड़ दिया था इन टर्म्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ, और इंडिया जो है उसने पाकिस्तान से बढ़िया काम किया था। लेकिन चाइना की बात करें तो इंडिया बहुत ज्यादा पीछे है। अरे भाई चाइना की जो इकोनॉमी है वो 14 ट्रिलियन डॉलर की है और इंडिया की सिर्फ 3 ट्रिलियन डॉलर की है।
तो आप खुद देखिए इस आंकड़े को, कंक्लूजन तो आप खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है। और पाकिस्तान की क्या थी, याद कीजिए मेरे साथ, 275 बिलियन डॉलर की, ठीक है। और जो ग्रोथ रेट हो रहा था यहाँ पे, मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि आप सभी लोग ऑन द स्पॉट याद कर लें, ठीक है। तो ग्रोथ रेट की मैं बात करूं, चाइना का जो ग्रोथ रेट है वो था तकरीबन 10% पर एनम का। लेकिन अगर मैं बात करूं आप लोगों से इंडिया के बारे में तो 6%, और पाकिस्तान का बात करूं तो भाई वहां पे इनस्टेबिलिटी बहुत थी। कहीं हमने 4% भी बढ़ता हुआ देखा था, फिर 2017 में हमने 5.3% भी बढ़ता हुआ देख लिया। अब 2018-19 के बाद तो और हालत खराब हुई, सिर्फ 3.3% ही बढ़ा। ये काफ़ी खराब आंकड़ा है पाकिस्तान के नाम पर। तो ये वाली बातें आ जाती हैं। उसके बाद देखिए चाइना के पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमको काफ़ी हद तक देखने को मिली, और सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल इनस्टेबल मुल्क आपको पाकिस्तान देखने को मिलेगा। वहां उसके ऊपर ये बीच में इंडिया आ जाता है, और चाइना तो सबसे बढ़िया। देखिए हर मामले में मुझे चाइना अभी तक सबसे बढ़िया ही लग रहा है व्यापार के मामले में, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। चलेंगे हम लोग अलग अलग सेक्टर की हम अब ग्रोथ देखने वाले हैं। मिलते हैं अपने अगले टॉपिक पे।